नमस्कार। यह हिंदी का 5वां सीरीज है। इसके पहले 4 सीरीज हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और यह स्पेशल यूपीपी के लिए है। पहला प्रश्न है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। तो इसमें बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो सारे भाववाचक संज्ञा के ही हैं। लेकिन जब यह एग्ज़ाम में पूछा गया था, और यह एग्ज़ाम का पेपर है 2017 का, 17 में पूछा गया था, परीक्षा तिथि थी 16/12/2017। तो उसमें आयोग ने पढ़ाई को भाववाचक संज्ञा नहीं माना था, उसमें पढ़ाई को माना था। तो ये है ऑप्शन बी सही हो जाएगा उसके हिसाब से। वैसे मानिए तो ये इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं, करुणा, पढ़ाई, सुंदरता और अमेरी, ये सभी भाववाचक संज्ञा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो भाषा लिखने की व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, भाषा कहते हैं, लिपि कहते हैं या व्याकरण कहते हैं। तो देखिए, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। दूसरे शब्दों में जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानना है। तो त्योहार, त्योहार, त्योहार या त्योहार, तो बताइए इसमें सही कौन सा लिखा है। तो इसमें जो ऑप्शन बी में है वो त्योहार, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। तो जो नित्य एक वचन में प्रयोग नहीं होता है उसको बताना है। तो वो है, देखिए, जनता, पानी, हस्ताक्षर या आकाश। तो वो हस्ताक्षर है जो एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। बाकी जनता, पानी, आकाश, इसके अलावा अगर हम देखें तो पानी, भीड़, लोहा, दूध, पीतल, सोना, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, दल, झुंड, टोली इत्यादि, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं जैसे आंसू है, लोग हैं, प्राण है, दर्शन है, समाचार है और हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 1982 में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये बताना है। तो जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, बंकिम चंद्र चटर्जी है या इनमें से कोई नहीं। तो वो है, देखिए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए 1882 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। तो आकार है, विकार है, निराकार है या प्रकार है। तो साकार का विपरीत बताना है, विलोम बताना है। तो साकार का विपरीत हो जाएगा निराकार, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें देखिए, खाली स्थान और खाली स्थान दोनों शब्दांश हैं। देखिए, शब्दांश है तो जिन्हें मूल शब्दों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय, वे दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्द में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा और यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय, उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे जोड़ता है और प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जोड़ता है। और नेक्स्ट है, पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। तो पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखना है। तो पंक्तियों, पंक्तियाँ, पंक्तियाँ या पंक्तियाँ, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात जग, या खाए बौरात है वे पाए बौराए। यहाँ कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ उपमा है, श्लेष है, अनुप्रास है या यमक है।
तो इसमें देखिए, इसमें यमक अलंकार है, कनक कनकते सौगुनी। इसका जो परिभाषा है यमक अलंकार का वो होता है कि शब्द तो एक ही आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। इसमें देखिए जो पहला कनक है इसका अर्थ है सोना, और जो दूसरा है इसका अर्थ है धतूरा। तो सोना अर्थात गोल्ड, सोने वाला सोना नहीं है, गोल्ड सोना जो होता है, जिसका धातु जो होता है सोना, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ होना, अर्थात शब्द तो एक ही हो परंतु उसके कई अर्थ निकले, और यह तीनों जो है वो शब्दालंकार के भेद हैं। श्लेष, अनुप्रास और यमक जो है ये शब्दालंकार के भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार के। बाकी उपमा अलंकार जो है ये अर्थालंकार का भेद है, और इसका परिभाषा होता है कि जिससे किसी से अगर तुलना की जाती है, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में यमक अलंकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो बादल का समानार्थी बताना है अंबुज, नीरज, जलद या अम्बुद। तो देखिए बादल का जो पर्यायवाची समानार्थी है वो हो जाएगा अम्बुद, ऑप्शन डी सही है इसमें तो। और जलज, नीरज और अम्बुज ये किसका पर्यायवाची है? तो ये है कमल का पर्यायवाची। बादल के पर्यायवाची में ज लगा देने से कमल का पर्यायवाची बन जाता है, और द लगा देने से बादल का पर्यायवाची बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो जिस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उसका भाषा पूछ रहा है, तो उसका भाषा जो है वो मैथिली भाषा है, ऑप्शन पहले ही में है, मैथिली भाषा है। और नागार्जुन जो है वो बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, और ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। इन्हें अपनी रचना पत्रहीन नग्न गाछ जो मैथिली भाषा में लिखा गया है, इसके लिए इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मैथिली भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? तो जो गुणवाचक का उदाहरण नहीं है वो बताना है। तो वो ऑप्शन ए में है ऐतिहासिक, ऑप्शन बी में है पाश्चात्य, ऑप्शन सी में है प्रभावशाली, और ऑप्शन डी में है बहुत लंबी रस्सी। तो गुणवाचक जिसमें नहीं है वो बताना है, तो वो है ऑप्शन डी बहुत लंबी रस्सी। बाकी ऐतिहासिक, पाश्चात्य और प्रभावशाली ये गुणवाचक है, और बहुत लंबी रस्सी जो है वो क्या है? ये परिमाणवाचक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में, देखिए वर्तमान क्रिया के होने का संदेह हो, वहाँ क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है? तो यहाँ पे वर्तमान में जो संदेह हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वहाँ पे अलंकार हो जाता है, काल हो जाता है संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, जबरदस्ती चिपका हुआ इसके अर्थ को दर्शाता सही मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? तो जबरदस्ती चिपका हुआ होना का बताना है, तो वो नाक को चने चबाना, गले पड़ना, नाक में नकेल डालना, या गले का ढोल। तो इसमें जो सही है वो हो जाएगा गले पड़ना। गले पड़ना मुहावरे का अर्थ जबरदस्ती चिपका हुआ होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? तो जो उपमा अलंकार का भेद नहीं है वो बताना है। तो लक्षण, वाचक, उपमान और साधारण धर्म दिया है। तो देखिए उपमा अलंकार का जो चार भेद होते हैं, और चार भेदों में उपमान होता है, उपमेय होता है, उपमान दिया हुआ है, और वाचक होता है, और साधारण धर्म होता है। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए में जो दिया है लक्षण, ये नहीं है उपमा अलंकार का भेद। बाकी वाचक, साधारण धर्म, उपमान और उपमेय ये चारों भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कादम्बरी किस लेखक की रचना है? तो कादम्बरी किसकी रचना है वो बताना है। तो कादम्बरी है भवभूति की, बाणभट्ट की, विद्यापति की या कबीर की? तो कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट, ऑप्शन बी सही है। और हर्षचरित इनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है, उसका नाम हर्षचरित भी इन्होंने ही लिखा है, हर्षचरित को, और कादम्बरी को भी इन्होंने ही लिखा है, हर्षचरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? तो नाव का समानार्थी कौन सा नहीं है वो बताना है। तो तरी, नौका, डोंगी या तरुणी? तो देखिए इसमें तरी, नौका और डोंगी जो है वो नाव का समानार्थी है, नहीं पूछ रहा है, तो वो है तरुणी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी जो है वो स्त्री या युवती का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग बताना है। तो राशि, विधि, जाति या शशि? बताइए इसमें पुल्लिंग कौन सा शब्द होता है? तो इसमें जो शशि है, ऑप्शन डी ये है, और बाकी शेष जो राशि, विधि और जाति ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो चांदनी का समानार्थी कौन सा नहीं है वह बताना है। तो चमक, ज्योत्सना, रोशनी या बिजली? तो इसमें जो चांदनी का समानार्थी नहीं है वो है ऑप्शन बी बिजली। बाकी चमक, ज्योत्सना और रोशनी ये चांदनी का समानार्थी है, और बिजली, विद्युत, चपला, बिजली का जो है वो विद्युत और चपला का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्न में से उचित मुहावरा कौन सा है? तो अचानक घबरा जाना का क्या बनेगा? तो भीगी बिल्ली बनना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, हक्का बक्का रह जाना या हाथों के तोते उड़ना? तो अचानक घबरा जाने का जो अर्थ बनेगा वो होगा हाथों के तोते उड़ना, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति जो है अपने आप को पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा होता है। तो देखिए लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, और जबकि मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है, ऑप्शन बी सही है इसमें। लोकोक्ति अपने आप में पूरी वाक्य होती है, और मुहावरा जो है वो वाक्य का अंश होता है, वाक्यांश होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? तो व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्द के भेद, रूप और बनावट आदि का वर्णन होता है उसको क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो शब्द, ध्यान दीजिएगा, शब्द के भेद के पूछ रहा है तो वहाँ पे शब्द विचार हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो शब्द है देशभक्ति, इसका समास विग्रह बताना है और उसका भेद भी बताना है। तो देखिए देशभक्ति इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है कि देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन बी में दिया है कि देश की भक्ति संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन सी में दिया है देश पर भक्ति अधिकरण तत्पुरुष, और ऑप्शन डी में दिया है देश से भक्ति करण तत्पुरुष। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन ए देश के लिए भक्ति, और इसका समास हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है? तो बहु का बहुवचन बताना है। तो बहुएं, बहुजन, बहुएं या बहुएं? बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो बहु का जो बहुवचन होता है वो होता है बहुएं, जिसमें उसमें छोटा ऊ का मात्रा होता है वो होता है। नेक्स्ट है, एकाकिनी शब्द का स्त्रीलिंग बताना है।
सॉरी एकाकिनी शब्द का लिंग बदलना है तो एक, एकाकिनी, एकाकिन या एकाकी। तो देखिए एकाकिनी जो शब्द होता है वो स्त्रीलिंग का शब्द होता है और इसका पुल्लिंग बताना है तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा एकाकी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में से है, वह विकल्प कौन सा है? तो मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, इसका शुद्ध रूप बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कि मैं आप में श्रद्धा करती हूँ। ऑप्शन बी में है मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ। ऑप्शन सी में है कि मैं आपको श्रद्धा करती हूँ और ऑप्शन डी में है मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। तो देखिए इसमें जो सही कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। ऑप्शन डी सही है, बाकी जो है वो त्रुटिपूर्ण है, गलत है। नेक्स्ट है, वह, तुम और हम बाजार जाएंगे। वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो वाक्य को शुद्ध करना है, वह, तुम और हम बाजार जाएंगे। तो ऑप्शन ए में दिया है कि वह, तुम और हम बाजार जाएंगे। ऑप्शन बी में है हम, तुम और वह बाजार जाएंगे। ऑप्शन सी में है वह, हम और तुम बाजार जाएंगे और ऑप्शन डी में है तुम, वह और हम बाजार जाएंगे। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा वह बताना है आपको, तो बताइए। तो देखिए हम, तुम और वह बाजार जाएंगे, ऑप्शन बी सही है, हम, तुम और वह बाजार जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो पद्मावत महाकाव्य का भाषा बताना है, राजस्थानी है, अवधी है, ब्रज है या खड़ी बोली है? तो यह है अवधी भाषा। पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है और इसको रचनाकार जो है वो है, उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी और इन्होंने इसकी रचना 1540 ईस्वी में की थी। और इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन तथा सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विवाह के बाद के जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करना है। तो हम जिनसे कुछ रखते हैं खाली स्थान, वह हमारी करते हैं। तो क्या करते हैं? अपेक्षा रखते हैं और उपेक्षा करते हैं, या चिंता रखते हैं, सहायता करते हैं, या उम्मीद रखते हैं, रखते उम्मीद हैं, या मदद करते हैं, या अपकार रखते अपकार हैं, या उपकार करते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा कि हम जिनसे कुछ रखते हैं उपेक्षा, हम जिससे कुछ रखते उपेक्षा हैं वह हमारी अपेक्षा करते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है यह बताना है आपको। तो वो होता है ऑप्शन श्लेष। श्लेष अलंकार है, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है और श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ होना। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं, तो कुछ विस्तार से, विस्तृत से, लघु से या दीर्घ से, इसमें बताना है। तो इसका जो सही बनेगा वो बनेगा कि प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं तो कुछ विस्तार से। ऑप्शन ए सही है। दिए हुए में से उचित विकल्प का चयन करें तो ये ऑप्शन ए विस्तार से हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंगाली में आटा गीला। प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो कंगाली में आटा गीला, इसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि मुसीबत में और मुसीबत आना। ऑप्शन बी में दिया है कि बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। ऑप्शन सी में दिया है कि गरीबी में और मुसीबत आना और ऑप्शन डी में दिया है एक तो दोस्त था दूसरा और लग गया।
तो इसमें जो सही है वो बताना है। तो कंगाली में आटा गीला गीला का मतलब होता है मुसीबत में और मुसीबत का आना। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार बताना है आपको। तो कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सी में दिया है व्यतिरेक, अन्योक्ति, लुप्तोपमा या पूर्णोपमा। तो इसमें जो अलंकार है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लुप्तोपमा। लुप्तोपमा अलंकार है इसमें। जिस उपमा में चारों अंग न होकर एक या दो अंग लुप्त हो वहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इसमें एक गद्यांश दिया है। हर एग्ज़ाम में गद्यांश पूछता है, तो पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसमें से प्रश्न जो पूछेगा उसको हम आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें गद्यांश को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है, उसको हम पहले पढ़ेंगे। गद्यांश है, भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है, अतएव इस पर बड़ी समझबूझ, सहानुभूति और धैर्य से विचार करना आवश्यक है। देखिए किस पर कहा गया है? तो भाषा पर। आगे देखिए, इस संबंध में जो भी समाधान ढूंढा जाए उससे यह आभास नहीं होना चाहिए कि एक भाषाई गुट की विजय हुई है तो दूसरे की पराजय। कोई भी सर्वमान्य हल निश्चय ही उस भारतीय राष्ट्रीयता की विजय का द्योतक होगा जिसने अतीत में समय समय पर अपनी शक्ति प्रदर्शित की है। हमने राष्ट्रीयता को प्राप्त कर ली है, एक राष्ट्रीय पताका भी अपना लिया है, परंतु हम देश की एक संपर्क भाषा, संघ की राजभाषा अपनाने को अपने अभीष्ट लक्ष्य पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की जो तोड़ कोशिश करनी होगी, ऐसे मामलों में जल्दबाजी आत्मघाती है, क्योंकि उससे अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। खास तौर पर लोगों के मन में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों ही राष्ट्रीय एकता के कट्टर दुश्मन हैं। अब हम इससे बने हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न दे रखा है वह दे रहा है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो इस गद्यांश का हमें शीर्षक बताना है। तो बताइए इस गद्यांश का शीर्षक आपको पढ़ने से क्या लगता है? तो इसमें हमने देखा कि भाषा के बारे में कहा जा रहा है, तो भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता दोनों के बारे में कहा जा रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता है? तो भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता है? विवेक, धैर्य और सहानुभूति की, राजनीतिक चातुर्य की, प्रशासनिक दक्षता की या सांप्रदायिक सद्भावना की। तो वो है ऑप्शन ए, विवेक, धैर्य और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अगर हम गद्यांश को ध्यान से पढ़े हैं तो उसके आधार पे हम इसका हल निकाल सकते हैं कि विवेक, धैर्य और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का मूल्य तथ्य क्या है? तो मूल्य तथ्य बताना है। तो भाषा के प्रश्न को राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी में दिया है कि राजभाषा के सर्वसम्मत हल के बिना राष्ट्रीय एकता संभव नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है कि भाषा विवाद एक गंभीर समस्या है। और ऑप्शन डी में दिया है कि भारतीय राष्ट्रीयता क्षेत्रीय स्वार्थों पर विजय प्राप्त कर लेना है। तो बताइए इसमें मूल तथ्य क्या है गद्यांश का? तो इसमें गद्यांश का जो मूल तथ्य है वो है भाषा का विवाद एक गंभीर समस्या है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है, राज्य भाषा है, संपर्क भाषा है या राष्ट्र भाषा है? तो देखिए हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है। अगर राजभाषा को ऑप्शन में नहीं दे रखा है इसलिए यहाँ पे संपर्क भाषा हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संपर्क की भाषा जो होती है वो हिंदी ही है।
तो संपर्क भाषा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। और राजभाषा रहता तो राजभाषा होता, राज्य भाषा नहीं होता है और राष्ट्रभाषा भी नहीं है हिंदी भारत की। तो संपर्क भाषा और राजभाषा, राजभाषा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो मैंने मेरे को सुधार लिया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। मैंने मेरे को, तो कारक है, लिंग संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी अशुद्धि है या सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तो देखिए इस वाक्य में जो है वो निजवाचक सर्वनाम संबंधी त्रुटि है, ऑप्शन डी सही है इसमें। और इसका शुद्ध वाक्य जो बनेगा वो बनेगा कि मैंने अपने को सुधार लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? तो यह कहानी रोचक है, यह कौन से विशेषण का भेद है यह बताना है। तो यह निश्चित संख्यावाचक है, गुणवाचक है, संकेतवाचक है या सर्वनामिक है? तो यह कहानी रोचक है, यह है सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी सही है। और इसमें पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाता है, ऑप्शन डी सही है, सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या तहलका बरपाया है, कहर बरपाया है, रूप बरपाया है या क्रोध बरपाया है? तो इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह प्राकृतिक घटना है। देखिए प्राकृतिक घटना आपदा के लिए कहर शब्द का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे कहर शब्द का प्रयोग होगा और इसका जो पूर्ण वाक्य बनेगा कि इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया है। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पर डे आपको एक एक सीरीज़ मिलेगी, इसका प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करिएगा। और यह यूपीपी स्पेशल चल रहा है तो इसके लिए ये बहुत 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 कारगर होगा। धन्यवाद।